एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओमी के डैड चैन को बताते हैं कि कैसे वो बचपन में उनकी स्टडी में मेडिकल बुक्स पढ़ने का ट्राई करती रहती थी। डैड यहाँ पर चैन को ये भी बताते हैं कि शाओमी बचपन से ही उसे क्या करना था उसके बारे में सॉर्टेड थी। जब उसने डॉक्टर बनने का सोचा तभी उसका वही सेम डिटर्मिनेशन था जो कि अभी उसका चैन के लिए है। डैड अब यहाँ पर चैन की पास गर्लफ्रेंड और उसके भाइयों के बारे में भी बोलते हैं। जब चैन जस्टिफिकेशन देने के लिए जाता है तो वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सभी का पास्ट होता है। वो ये भी बोलते हैं कि उनकी बेटी चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो चैन बोलता है कि वो टेंशन ना ले, वो हमेशा शाओमी को रिस्पेक्ट करेगा और उसे प्यार करता रहेगा। शाओमी के डैड चैन को यहाँ पर एडवाइस भी देते हैं कि मिलिट्री लाइफ उसकी आइडियल नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग होती है। रात में फिर चैन और टियान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ का शेफ चैन का दोस्त था। वो आकर उन्हें ज्वाइन करता है। ये लोग अब बातें करने लग जाते हैं कि कैसे प्राइवेट कंपनीज बूम कर रही हैं। साथ ही चैन का दोस्त यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हीं के बैचमेट अभी बड़े बड़े बिजनेस हैंडल करते हैं और कैसे लीशन भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। इतनी बात करने के बाद चैन का दोस्त चला जाता है और टियान चैन से पूछता है कि उसका आगे का क्या प्लान है, जिस पर चैन बोलता है कि अभी उसने कुछ सोचा नहीं है। तभी टियान उसे इम्पोर्टेड सिगरेट्स के बिजनेस का आइडिया देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंगजुन फांगजी को पूछता है कि वो उसके चैन को एंटी स्मगलिंग स्क्वाड में रिक्रूट करने के अगेंस्ट क्यों है और बोलता है कि चैन के जैसे वॉर वेटरन्स इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जो बात फांगजी सुनती है पर कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में आकर होंगजुन बच्चों के बारे में बोलते हैं कि कैसे दोनों फैमिलीज के फोर्स करने पर भी फांगजी बच्चों की प्लानिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर फांगजी चैन को जॉब का ऑफर देने के लिए मान जाती है और फिर बोलती है कि अगर चैन ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो रिग्रेट मत करना, और दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं टियान और चैन जब शॉप में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तभी टियान चैन को इम्पोर्टेड सिगरेट के बिजनेस में काम करने का कहता है और ये भी बोलता है कि अभी उसको आगे चल के फैमिली स्टार्ट करनी है। तो चैन अब बिजनेस के और ज़्यादा डिटेल लेता है कि क्या ये इलीगल है, जिस पर टियान बोलता है कि ये इलीगल नहीं है, इसीलिए अभी लीगल मान के ही वो लोग सेल करते हैं। इसका मीन्स ऑफ परचेज भी हेजी है तो इसके बहाने उसकी हेल्प भी हो जाएगी। टियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई करता है चैन को इस बिज़नेस के लिए परस्यूट करने का। अगले दिन हम देखते हैं कि लीशन अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रहा था जहाँ पर उसका दोस्त उसे एकदम से अमीर होने का राज पूछता है। तब लीशन उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है कि कैसे वो शेंगहेंग से सामान लेकर पहले बीजिंग में बेचता था। फिर उसे पता चला कि ज़्यादा पैसे तो सप्लायर बनने में हैं। वो फिर अपनी रिसर्च करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि वो कस्टम से स्मगल करता है और उसके बाद वही करने लग जाता है। आराम से स्मगलिंग करने के बाद आज ली चैन एक सप्लायर है और आजकल छोटी मोटी स्मगलिंग करने के लिए उसने अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स भी रखे हुए हैं। लीशन का दोस्त ये सुनकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है और उसे भी हेल्प करने के लिए बोलता है। तो लीशन उसे प्रॉमिस करता है कि अगले दिन जब भी कुछ आएगा तो वो उसके दोस्त को भी गुड सप्लाईज कर देगा जिससे वो भी अमीर हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डन में चैन और शाओमी बैठे हुए थे। शाओमी को चैन बताता है कि कैसे होंगजुन ने उसे एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का अपॉर्चुनिटी दिया है और कैसे टियान ने भी उसे उसके बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोला है। शाओमी ये सुनते ही समझ जाती है कि चैन को इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलती है कि चैन को इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक चैन चाहे शाओमी उसे सपोर्ट करेगी और इन फ्यूचर जब तक शाओमी चाहे चैन उसे सपोर्ट करता रहेगा। वो ये भी बोलती है कि वो अपना टाइम ले और अपने हिसाब से उसे जो करना है वो डिसाइड करें। पर फिर भी चैन बोलता है कि वो कुछ टाइम के लिए क्या कर सकता है, जहाँ पर शाओमी सजेस्ट करती है कि एंटी स्मगलिंग स्क्वाड बेटर ऑप्शन रहेगा, बस चैन अपनी तबीयत का ध्यान रखे। चैन फिर बोलता है कि चलो ठीक है, वो कल उन लोगों को बता देगा अपना डिसीजन और होप करता है कि चैन उसे समझेगा। अगले दिन अब ये सभी लोग इकट्ठा होकर ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि शाओमी का सिलेक्शन हो गया था मेडिकल स्कूल में और चैन का एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गया था एंटी स्मगलिंग स्क्वाड में। एंडिंग में यान और टियान की शादी हो जाती है और अभी बाकी सभी लोग उनकी तरफ से एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। बच्चे की जैसे ही बात होती है तो फांगजी और होंगजुन के बीच एक अजीब सी ऑकवर्डनेस आ जाती है। इसके कुछ टाइम बाद चैन अपनी यूनिफॉर्म में एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर वो अपने एक सीनियर सियाओ को हाउसिंग अलॉटमेंट के लिए स्ट्रगल करते हुए देखता है। उस रात वो होंगजुन को डिनर पर बुलाता है और उससे यही पूछता है कि हाउसिंग अलॉटमेंट तो होंगजुन के अंडर आता है ना, तो उसने सियाओ को अभी तक अलॉट क्यों नहीं किया। जिस पर होंगजुन बोलता है कि उसका कुछ लफड़ा चल रहा है उसके सीनियर के साथ, इसीलिए उसे हाउसिंग नहीं मिल रहा। चैन को ये सुनकर अनफेयर लगता है
पर होंगजुन बोलता है कि उसकी नौकरी का इससे इशू हो जाएगा और अभी कुछ टाइम बाद उसका सीनियर चला जाएगा, तो वो सबसे पहले सियाओ को हाउस अलॉट करेगा। ये सुनकर चैन बेखुश मन से हाँ कर देता है। उसके बाद ऑफिस वालों के साथ लंच है कहकर होंगजुन चला जाता है। अगले दिन अब होंगजुन और फांगजी खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी होंगजुन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। फांगजी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि चैन ने तो सीधे जाकर उसके सीनियर और सियाओ को बुलाकर कह दिया कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या इशू चल रहा है। सियाओ को हाउसिंग अलॉट नहीं हुआ है और उसके चक्कर में होंगजुन के सीनियर उस पर गुस्सा होते हैं। अब वो कभी भी अपना रिवेंज ले सकते हैं। फिर वो चैन के बारे में बोलने लग जाते हैं कि उसे एटलीस्ट प्रोफेशनली जहाँ पर होंगजुन उसका सुपीरियर है वहाँ पर तो उसकी बात सुननी चाहिए। इस पर वो फांगजी का ओपिनियन भी लेता है। तब फांगजी भी चैन को ही सपोर्ट करती है। फिर वो उसे बोलती है कि इसीलिए उसने कहा था कि चैन को वहाँ पर रिक्रूट ना करे, क्योंकि एंडिंग में वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की दोस्ती टूट जाए। तब होंगजुन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो लोग ब्रदर्स फॉर लाइफ हैं। पर अंदर ही अंदर वो चैन से जेलस हो रहा था और गुस्सा भी, और साथ ही उसके अंदर एक सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ गया था। वहीं टीम डिनर के टाइम पर भी यूजुअली चैन एज अ बेस्ट लीडर लगता है और होंगजुन बात करने के बावजूद भी उतना आउटशाइन नहीं होता जैसे होंगजुन को इन्फीरियर फील होता है। और वो लोग फिर से अब यहाँ पर चैन के लिए ही टोस्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद चाइनीज न्यू ईयर आता है और घर के बाहर गो और होंगलिंग के आने का वेट चैन और शाओमी कर रहे थे। अंदर यान, हेसी, टियान और बाकी सभी लोग थे। वो लोग बातें कर रहे थे कि कितने टाइम से होंगलिंग और गो नहीं आए हैं और कैसे अभी उन दोनों की शादी होने वाली है। तभी बाहर गो को सबऑर्डिनेट आता है। चैन और सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर और इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि वो सभी से कल मिलने के लिए आएगा क्योंकि आज वो अपनी फैमिली के साथ बिजी है। ये सुनकर चैन थोड़ा सा सैड हो जाता है। रात में फिर हम गो के घर में होंगलिंग को देखते हैं जो कि फायर क्रैकर्स देखकर सैड हो जाती है और उसे पीछे से गो हक करके ये बोलता है कि अब फाइनली उनकी शादी हो रही है। पर होंगलिंग फेक स्माइल के साथ बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जिसके अगले दिन ये दोनों सभी से मिलने के लिए आते हैं। सब उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ पर चैन आता है। चैन को रिकवर होता हुआ देखकर गो और होंगलिंग शॉक थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। तभी पीछे से शाओमी भी आती है और शाओमी के आते ही चैन उसका हाथ पकड़ लेता है दिखाने के लिए कि वो दोनों अब साथ में हैं, जो देखकर होंगलिंग जेलस होती है। ये लोग फिर अंदर जाकर खाना खाते हैं जहाँ पर सारा खाना शाओमी ने ही बनाया था। गो शाओमी की तारीफ करता है और उसकी टांग खींचने लग जाता है ये कहकर कि ये उसने चैन को इम्प्रेस करने के लिए सीखा है। उसकी थोड़ी देर बाद हेसी टोस्ट करता है और कहने लग जाता है कि होंगलिंग और गो अब शादी कर रहे हैं क्योंकि उसे शादी का खाना खाना है। लेकिन होंगलिंग यहाँ पर उसकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं देती, तो चैन सभी को टोस्ट करने के लिए बोलता है तो होंगलिंग भी करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हेजी पास्ट की बातें निकालता है कि कैसे चैन ने पोर्ट्रेट बनाया था और होंगलिंग और चैन साथ में थे। तभी गुस्से में होंगलिंग अपने चॉपस्टिक जोर से रखती है और सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। तियान अब यहाँ पर पूछता है कि वो लोग शादी कब करने वाले हैं, तो होंगलिंग डेस्पिरेशन में आकर चैन को जेलस करने के लिए उसे कह देती है कि वो लोग जल्दी ही शादी कर रहे हैं, अभी आर्मी में जानने से पहले, और फिर शादी करके वो लोग सभी को डिनर पार्टी भी देंगे। गो भी ये सुनकर शॉक हो गया था। ये बोलने के बाद होंगलिंग चैन को देखती है पर चैन को तो इससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर हेसी आइस स्केटिंग की बात कहता है। तभी होंगलिंग बोलती है कि उसे आइस स्केटिंग के लिए जाना है जहाँ पर सभी लोग मना करते हैं, लेकिन होंगलिंग जिद पर आ जाती हैं। फिर चैन के कहने के बाद सभी लोग मानते हैं। ये लोग फिर स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए टोस्ट रेस करते हैं। खाना खाने के बाद गो फिर चैन की रूम में आता है जहाँ थोड़ी देर बाद चैन भी आता है। वो दोनों आर्मी में सब कुछ कैसा है उस पर बात करते हैं। उसके बाद गो पूछता है कि चैन कैसा है, जिस पर वो बताता है कि वो अब अच्छे से चल पाता है पर भागना भी नहीं कर पाता और ये सब कुछ शाओमी के कारण ही हो पाया है। अगर वो उसके साथ नहीं होती तो ये सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। चैन अब यहाँ पर गो को बताता है कि क्या उसे वो लाइब्रेरी वाली लड़की याद है, जिस पर गो हाँ कहता है। चैन बताता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शाओमी है। गो ये सुनकर खुश हो जाता है और चैन यहाँ पर गो को होंगलिंग के साथ एक अच्छी लाइफ की ब्लेसिंग देकर चला जाता है। पर गो वहीं पर बैठे बैठे सोचता रहता है। रात में फिर कार में जाते वक्त भी गो काफ़ी ट्राई करता है कि वो होंगलिंग से पूछे कि उसने ऐसे क्यों किया, पर वो कुछ भी नहीं बताती है। अगले दिन फिर ये सभी लोग आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें गो भी ज्वाइन करता है। ये लोग वेट कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद होंगलिंग उसी तरीके से ड्रेसअप होकर आती है जिस तरीके से वो डे 1 पर चैन से मिली थी। उसके अटायर देखकर खुद गो भी शॉक हो जाता है। ये लोग फिर चैन और उन लोगों का वेट करते हैं। तभी उस ग्रुप से निकलकर होंगलिंग दूसरी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और पूछने की कोशिश करता है पर होंगलिंग कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद शाओमी और चैन हाथ पकड़कर स्केटिंग करने के लिए आते हैं।
और पूरे ग्रुप से मिलते हैं जहाँ वो गुओ को ढूंढते हैं। तो बाकी लोग बताते हैं कि वो तो कोने में है। चेन वहाँ पर जाता है और शाओमी को समझ में आ जाता है, तो वो गुओ को साथ में लेकर चली जाती है और सीट पर बैठ जाती है। अब बस चेन और होंगलिंग होते हैं। चेन यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या वो लोग साथ में स्केटिंग करें, जो सुनकर वो खुश होकर मान जाती है और दोनों स्केट करते हैं। दूर एक बेंच पर बैठे बैठे गो शाओमी को बोलता है कि हर जगह पर ये दोनों ही लाइमलाइट में रहते हैं और हम लोग साइड कैरेक्टर्स की तरह हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैसे होंगलिंग चेन की स्केटिंग स्किल्स की तारीफ करती है, जहाँ पर चेन बोलता है कि उसकी स्किल्स अभी तक पहले जैसी नहीं है। होंगलिंग फिर तेज स्केटिंग करने लग जाती है और एक्सपेक्ट करती है कि चेन उसके पीछे उसे कैच करने के लिए आए, लेकिन चेन ऐसा नहीं करता। वो अब होंगलिंग को क्लियर कर देता है कि एक मोमेंट पर वो उसे प्यार करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। होंगलिंग उससे पूछती है कि अगर उस दिन वो ट्रेन मिस नहीं करती तो आज क्या सब कुछ डिफरेंट होता। इस पर चैन बोलता है कि जो भी उन्होंने चूज़ किया है अपने बेटरमेंट के लिए ही किया है। और फिर हम देखते हैं कि शाओमी गुओ को समझाती है कि सब खेल टाइमिंग का होता है, सपोर्टिंग रोल्स का भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। सभी लोग अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर ही होते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी चैन वहाँ पर आकर शाओमी को घर लेके चला जाता है और होंगलिंग वहीं पर रोती रह जाती है। यहाँ से निकलकर चैन और शाओमी बाहर का स्नो कवर्ड एरिया घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ शाओमी बोलती है कि उसकी बचपन से ही इच्छा है कि वो ऐसे नेबरहुड में रहे। शाओमी यहाँ पर बात करती है कि कैसे उसे अच्छे से स्केटिंग करनी नहीं आती है और ये भी बोलती है कि क्या उसे चैन सिखाएगा, जिस पर वो मस्ती मस्ती में मना करने लग जाता है। ये लोग फिर दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ दोनों पास्ट के बारे में बातें करते हैं और फिर शाओमी को वो रीअश्योरेंस देता है कि पहले उसने सभी को यही बताया था कि वो लड़की होंगलिंग है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन अब वो उसे पसंद करता है और उसे ही करता रहेगा। वो बताता है कि कैसे बहुत टाइम में आने के बाद उसे पता चला कि वो लाइब्रेरी वाली लड़की होंगलिंग नहीं बल्कि तुम हो। जब भी वो उस लड़की को अपने ड्रीम्स में चेज करता तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाता था और एंडिंग में एक दिन उसे शाओमी का फेस दिखता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है कि फाइनली उसे वो लड़की मिल गई। शाओमी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है। दोनों अब एक दूसरे को हग करते हैं। तभी चैन यहाँ पर शाओमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो सुनकर वो उसे हाँ बोलती है। जिसके बाद फाइनली वेडिंग डे आ जाता है, जहाँ पर होंगलिंग अपने गिफ्ट पैक कर रही होती है और फिर अपने और चैन के बनाए हुए उस पोर्ट्रेट को, सारी पुरानी बातों को वो आग में डालकर जला देती है। नरेटर यहाँ पर बताता है कि ऐसे ही हर दिन शाओमी और चैन क्लोज होते रहते हैं और गुओ और होंगलिंग की एक ग्रैंड वेडिंग होती है। आर्मी में जाने से पहले वो दोनों ही अपनी पोजीशन पर अपना बेस्ट काम कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीजिंग में चैन अपने आर्मी से आए हुए दोस्तों का वेट करता है रेलवे स्टेशन पर। वो लोग यहाँ पर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चैन रिकवर हो चुका है। नरेटर फिर बताते हैं कि शाओमी एक टॉप मॉडल बन जाती है, इसलिए ज़्यादा टाइम पर वो घर नहीं आ पाती और हेजी का सस्पिशन उस पर बढ़ता जा रहा था। तभी एक औरत चैन को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर आती है, जहाँ पर यान को वो बताती है कि हेजी को पुलिस लेकर जा रही है क्योंकि उसने सारा सेटअप तोड़ दिया। यान उस लेडी के साथ वहाँ पर जाती है और हेजी को पुलिस लेकर जाता हुआ देखती है। वो लड़की अब यान को शाओमी के पास लेकर जाती है क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि हेजी ने सबके सामने उसे बहुत मारा था। एक बार के लिए जब यान भी उसे देखती है तो डर जाती है। शाओमी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, बस डिवोर्स के पेपर यान को थमाकर बोलती है कि वो डिटेंशन सेंटर से छूटने के बाद हेजी को दे दे और शाओमी अपना सामान पैक करके हेजी के घर से निकल जाती है। यान उसे बोलती है कि वो उसे बात करने के बाद भी जा सकती है, पर शाओमी बोलती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। वो फिर बताती है कि कैसे उन दोनों को पहली बार लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और कैसे वो हमेशा हेजी के लिए लॉयल रही है, लेकिन अब उससे ये सब और नहीं होगा। यान को फाइनली गुड बाय बोलकर अब वो चली जाती है। कुछ दिनों बाद हेजी अब डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलता है और अपने घर पर अपने आप को अकेला पाता है और अपनी वेडिंग फोटो देखकर काफ़ी इमोशनल होने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि होंगजुन फांगजी और उनके बाकी आर्मी से डीमोबिलाइज्ड हुए दोस्त सभी लोग रेस्टोरेंट में वेट करते हैं। ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और अभी उनके फ्रेंड सर्कल में सभी लोग अच्छे पोजीशन पर भी हैं। थोड़ी देर बाद इन लोगों को टियान यान और बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर चैन के आने के बाद वो लोग होंगजुन के प्रमोशन के लिए टोस्ट करते हैं और ड्रिंक करते हैं। लेटर ऑन चैन फांगजी के लिए भी टोस्ट करता है क्योंकि उसकी हेल्प से ही होंगजुन आज जो कुछ भी है वो बन पाया। ये सुनकर होंगजुन को अच्छा नहीं लगता। वो सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी टियान बताता है कि वो कैसे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपनी वाइफ और बच्चे के लिए। यहाँ पर शाओमी पूछती है कि क्या यान प्रेग्नेंट है, तो यान कहती है कि ऐसा नहीं है,
और बच्चे की बात सुनकर होंगजुन भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। रात में फिर जब होंगजुन और फांगजी आते हैं तब होंगजुन फिर से बच्चों की बात करने लग जाता है, पर फांगजी मना करती है अपने रीज़न है ये कहकर, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो उसे भी यही लगता है कि वो एक अच्छी मदर नहीं बन पाएगी। होंगजुन उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती, तो फांगजी और चैन के बारे में गलत बातें बोलने लग जाते हैं। फांगजी जब वहाँ से निकल रही होती है तो उन दोनों की और भी ज़्यादा बहस हो जाती है। एंडिंग में अब फांगजी बोलती है कि अगर होंगजुन को सब खत्म करना है तो वो कर सकता है। वही हुनान में होंगलिंग को उसकी सीनियर बताती है कि आर्ट ट्रुप को डिसबैंड कर रहे हैं। होंगलिंग बोलती है कि क्या उसके आर्मी में रहने के कुछ चांसेस हैं, क्योंकि उसे वायलिन के अलावा और कुछ भी नहीं आता। जहाँ पर उसकी मैम बोलती है कि अगर हायर ऑफिशियल चाहेंगे तो ये कुछ हो सकता है, इसीलिए वो उसे गुओ से बात करने के लिए बोलती है। सेम चीज़ें होंगलिंग गुओ को बोलती है और समझाती है कि क्या वो अपने सीनियर से बात करेगा। ये सुनकर गुओ बोलता है कि वो उसे टाइम दे, जो भी होगा वो सभी लोग बीजिंग जाकर बात करेंगे। बीजिंग में अब गुओ के आने की खुशी में सारे दोस्त गेट टुगेदर रखते हैं, जहाँ पर चैन बिजी होने के कारण नहीं आ पाता। सभी लोग बात करते हैं कि कैसे वो लोग बड़े हो गए हैं और होंगजिन भी अभी पावरफुल और रिच बन गया है, और जो लोग आर्मी से निकले हैं उनका भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। गो भी यहाँ पर उनकी बातें सुनकर बोलता है कि अगर वो भी आर्मी छोड़कर बिजनेस करता है तो उसके सक्सीड होने के चांसेस कितने हैं। जहाँ पर बाकी सभी लोग उसे मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि वो तो वेल सेटल्ड फैमिली से आता है, तो उसे तो उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसका बिजनेस अच्छे से थ्राइव करेगा। और ड्रंक गो यहाँ पर अपने दोस्तों की सक्सेस देखकर जेलस हो रहा था। घर आकर वो सब चीज़ें होंगलिंग को बताता है, तो वो कहती है कि अगर उसे इतना ही इशू है तो वो वापस उसके साथ आर्मी में चले। अगली सुबह आप टिकट कराने के लिए होंगलिंग निकल जाती है और गो अपनी मॉम के साथ कहीं पर जा रहा होता है। वो मॉम को अपने डिमोबिलाइज होने के प्लान के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि वो भी बिजनेस करना चाहता है, और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो फैमिली को अच्छा फॉर्चून दिलाएगा और उसकी मॉम को बहुत जल्दी एक ग्रैंड चाइल्ड भी दे देगा। वहीं टियान की शॉप में होंगलिंग की मॉम शॉपिंग के लिए आती है, जहाँ पर टियान उन्हें अच्छी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ देता है। ये लोग अब बात कर रहे थे कि तभी शॉप के अंदर होंगलिंग ज्वाइन करती है। वो टियान को उसके जेनरस बिहेवियर और उसकी मॉम के ऐसा ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती हैं। रास्ते में जाते जाते वो अपनी मॉम को बताती हैं कि कैसे उसका आर्ट ट्रूप अभी डिसबैंड होने वाला है, लेकिन स्टिल उसके कहीं और ट्रांसफ़र होने के चांसेस है, और उसने गुओ को कहा है हेल्प करने के लिए। उसकी मॉम बोलती है कि वो भी यही होप करती है कि होंगलिंग की जॉब को कुछ ना हो, और यही चाहती हैं कि वो भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को जल्दी ही देखें। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। होंगलिंग और उसकी मॉम को जाता हुआ देखकर यान शॉप पर आती है और पूछती है कि होंगलिंग ने बीजिंग आकर सभी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जो सुनकर टियान बोलता है कि हो सकता है उसे शाओमी और चैन वाली चीज़ अब भी इफेक्ट कर रही हो, इसीलिए उसने नहीं बताया होगा। यान फिर उससे पूछती है कि क्या उसने हेजी को समझाया कि शाओहुई से वो माफ़ी मांग ले, लेकिन टियान बिल्कुल मना कर देता है कि वो नहीं करेगा। हेजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है शाओहुई के साथ। वहीं यूनान में पूरे आर्ट ग्रुप के डिसबैंड होने की बात चल रही थी। सभी लोग होंगलिंग को पूछते हैं, तभी उनकी मैम आ जाती हैं और उन लोगों को डिसबैंड का बताती हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। मैम यहाँ पर आखिरी बार उन लोगों की परफॉर्मेंस का बताती है और बोलती है कि उन लोगों को अपनी पूरी मेहनत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनका आखिरी परफॉर्मेंस है। होंगलिंग अब आर्ट ट्रुप की डिसबैंड होने के बारे में गुओ को जाकर उसके ऑफिस में बताती है। तब गुओ भी उसे बोलता है कि वो भी डीमोबिलाइजेशन कंसीडर कर रहा है। होंगलिंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि गुओ ने उसे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। होंगलिंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो फिर वहाँ से गुस्से से चली जाती है, ये कहकर कि अगर उसे आर्मी छोड़ना ही था तो उसने इतनी मेहनत करके आर्मी ज्वाइन क्यों करी। वहीं बीजिंग में हेजी जब सो रहा होता है तभी उसे उसका दोस्त आकर बुलाता है और बताता है कि उनके गुड्स वाली जगह पर कस्टम्स ने रेड मार दी है। ये सुनकर हेजी उठ जाता है, पर उसका दोस्त उसे रोकता है और बोलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट अगर कुछ किया गया तो उन्हें भी ली चेन जैसे कस्टम ऑफिसर पकड़ लेंगे। जिसके बाद हेजी कुछ अच्छे खाने की चीज़ लेकर जाता है चैन को मिलने के लिए। चैन अपने काम से लौट ही रहा था। वो दोनों अंदर बैठते हैं और बातें करते हैं, जहाँ पर हेजी बताता है कि उसके कुछ गुड्स हैं जो कि कस्टम्स ने डिटेन कर लिए हैं। क्या चैन उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेगा। चैन बोलता है कि हाँ वो चेक करेगा। फिर वो हेजी को उसकी गिफ्ट लौटा देते और बोलता है कि उसे कभी फ्रेंड से हेल्प के लिए गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। वहीं यूनान में होंगलिंग अपने लास्ट परफॉर्मेंस की काफ़ी लगन से प्रैक्टिस करती है। तभी वहाँ पर गुओ आता है और उसे कन्विंस करने लग जाता है वापस से बीजिंग जाने के लिए। दोनों की फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो उसे प्रॉमिस करता है कि बीजिंग में जाकर वो एक अच्छे ऑर्केस्ट्रा में बात करेगा, जहाँ पर वो वायलिन प्ले कर सके।
सीन फिर चैन पर आता है, जो कि अपने दोस्त को कॉल करता है कि हेजी का सामान क्यों रोका गया है। तब वो बताता है कि ये सब स्मगलिंग का सामान है। ये सुनकर चैन हेजी के पास जाता है और समझाता है कि स्मगलिंग के सामान के चक्कर में उसे बहुत सालों की जेल हो सकती है। तब हेजी बोलता है कि उस जैसे पुअर बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को ऐसे ही सब करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। पर चैन उसे समझाता है कि उसे अपनी लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो लाइफ में मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता और आखिर में हेजी को भी एक डिसेंट लाइफ मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही जीना होगा। चैन फिर उसे समझाता है कि वो सामान वो कस्टम्स के वहाँ पर ही छोड़ दे और ऐसा प्रिटेंड करे कि वो सामान उसका नहीं है। तो हेजी उसे ये बात टियान से छुपा के रखने के लिए बोलता है, क्योंकि हेजी ने टियान को नहीं बताया था। जिस पर चैन बोलता है कि ठीक है, पहली और आखिरी बार वो उसके लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं यूनान में होंगलिंग और गुओ अपनी मिलिट्री सर्विस छोड़कर निकलते हैं। होंगलिंग तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बताती है कि कैसे यहाँ पर आकर उसके स्किल्स को लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया। तब गुओ थोड़ा सा संभालता है और उसके बाद वो लोग कार से निकल जाते हैं। निकलते निकलते होंगलिंग को फ्लैशबैक्स आते हैं और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इधर बीजिंग में फांगजी के घर में होंगजुन उसके लिए खाना बना रहा होता है। दोनों फिर साथ में खाना खाने लगते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि कल ही उन दोनों की लड़ाई हुई है। तब फांगजी को कुछ सही नहीं लगता, पर फिर भी वो उस मोमेंट को एंजॉय करती है। जिसके बाद हम यान को देखते हैं, जहाँ उनकी शॉप में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सारी आंटीज उसे यहाँ वहाँ जाने के लिए बोलती हैं ताकि उसे लड़का पैदा हो। यान उन्हें बोलती है कि लड़का या फिर लड़की सब एक जैसे ही होते हैं। तभी हेजी वहाँ पर टियान से मिलने के लिए आता है। वो जब उससे मिल रहा था तो टियान उसे समझाता है कि वो शाओहुई से माफ़ी मांग ले और उसे वापस बुला ले, क्योंकि जो कुछ भी हेजी ने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तब हेजी बोलता है कि उसे अभी इस चीज़ पर बात नहीं करनी है। तभी टियान बोलता है कि टोबैको का क्या हुआ। तब हेजी सोचता है कि वो टियान को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाहर आने पर बाकी दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि क्या हेजी ने टियान को सब कुछ बता दिया, क्योंकि उनके दोस्त कैप ने लोन शार्क से लेकर पैसे दिए थे स्मगलिंग करने के लिए। अभी अगर वो पैसे नहीं लौटा पाएगा तो वो लोग उसका हाथ काट लेंगे। ये चीज़ वो हेजी को बताते हैं। हेजी कहता है कि वो इस बारे में टियान को नहीं बता सकते हैं, उन्हें ये कुछ ट्राई करना पड़ेगा। वो फिर चैन को ढूंढता हुआ उसके ऑफिस में जाता है। वहाँ पर वो किसी को चैन को बुलाने के लिए बोलता है, जो वहाँ पर वेट कर रहा था। तभी उसे ऑफिस से होंगजुन निकलता हुआ दिखाई देता है। वो उसको फॉलो करता है और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उसकी मदद करने के लिए बोलता है। दोनों ये फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर होंगजुन को हेजी ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी पुलिस में एफआईआर कर देगा पहले वाले असॉल्ट के लिए, और बोलता है कि वो कस्टमर की तरफ से उसका जो स्टॉक है वो क्लियर करवा दे। होंगजुन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसे करवाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली शेंग भी उन्हें डिनर पर ज्वाइन करता है। अगले दिन अब कस्टम से अप्रूव होने की वजह से हेजी अपना सामान वहाँ से छुड़वा लेता है और टियान की शॉप में डिलीवर कर देता है। फिर टियान वेयर हाउस में स्टॉक फुल पैक देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता और पूछता है कि अभी हेजी सैड क्यों है। जिस पर टियान बोलता है कि क्या रीज़न शाओहुई है, तो हेजी मना कर देता है। रात में अब हेजी जब सभी को पैसे दे रहा था तो उसे लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, पर तभी कस्टम्स वाले उसके घर पर रेड डालकर उसे और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। और होंगजुन के पास एक टिप आती है चैन के नाम पर, या शायद होंगजुन जेलसी में ही जानबूझकर करता है। चैन जब काम कर रहा था तभी उसके साथ वाले लोग उसके बारे में गॉसिप करते हैं। तभी कस्टम ऑफिस से कुछ लोग चैन को आकर ले जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो बताते हैं कि हेजी का सामान अप्रूव करने वाली रिसीट में चैन का सील था। चैन फिर उन्हें अपने सेट ऑफ कॉपीज़ की रिसीट दिखाता है, जो वो अपनी सील से अप्रूव करते हैं और बोलते हैं कि उसे कोई फ्रेम कर रहा है, तो वो लोग यहाँ पर पता लगाएंगे कि जेन्युइनली उसके पीछे कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगजुन के ऑफिस में ली शेन आता है। वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हेजी को उल्लू बनाया और चैन को फंसा दिया। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली शेन और होंगजुन हेजी को शाओहुई के नाम से मैनिपुलेट करते हैं। इसके बाद हम चैन को देखते हैं। वो जब अपने घर में आता है तो देखता है कि शाओमी उसके लिए खाना बनाकर रेडी कर रही थी। वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। चैन अब उन चीज़ों के कारण परेशान था। वो शाओमी को पूछता है कि क्या वो ड्रिंक कर सकता है, तो शाओमी बॉटल निकालती है और पूछती है कि क्या हुआ है। चैन बताता है कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हेजी के केस में उसके सुपीरियर मतलब कि होंगजुन का भी हाथ हो। शाओमी उस पर कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ चैन को बोलती है कि अगर वो चाहता है तो वो अपनी ये जॉब छोड़ सकता है, शाओमी उसका ख्याल रख लेगी। अगले दिन अब गो को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां वो बोलता है कि उसने चैन को एज अ फ्रेंड प्रमोट किया था और उसने उस पर ही इल्ज़ाम डाल दिया। चैन को जब इन्वेस्टिगेशन का पता चलता है तो वो होंगजुन के पास रहता है और उसका साथ देता।
पर नरेटर के बताने से पता चलता है कि होंगजुन पर इल्जाम लगवाना भी होंगजुन और लीशन की ही चाल थी, ताकि वो लोग एट द एंड ऑफ द डे चेन को फंसा सके और उसे डिसरिस्पेक्ट कर सके। वहीं होंगलिंग भी गुओ के घर पर होती है, जहां गुओ बोलता है कि मार्केट रिसर्च के लिए वो 2 दिन दूसरी सिटी में जा रहा है और पूछता है कि क्या होंगलिंग उसके साथ चलेगी। ये सुनकर वो मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने ऑर्केस्ट्रा रिजल्ट का वेट कर रही है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। जिसके बाद हम होंगजुन और चेन को साथ में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ ड्रंक चेन उसे बोलता है कि वो हमेशा ही होंगजुन को एक छोटे बच्चे की तरह मानता है जो बचपन से उसके साथ में है, और बोलता है कि जो भी हो कभी भी गलत रास्ते में होंगजुन मत जाना। उसे इन्फॉर्म करता है कि वो कस्टम्स वाली जॉब छोड़ रहा है, और होंगजुन को भी चेन को जॉब से डिसमिस करके वो खुशी नहीं होती जो कि उसने एक्सपेक्ट करी थी। वो कॉन्स्टेंटली डर में था कि कहीं उसके कारनामे बाहर ना आ जाए। अब जब होंगजुन घर पर होता है तो उसके कपड़े निकालते वक्त फांगजी को लीशन का कार्ड मिलता है, और वो उस नंबर पर कॉल करके प्रिटेंड करती हैं कि होंगजुन का कुछ वहीं पर छूट गया है। यही चेक करने के लिए उसने कॉल किया था। अगले दिन चैन अपना सारा सामान लेकर ऑफिस से खाली कर रहा होता है। फिर वो शाओमी को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो उसका वेट कर रहा था, जहाँ पर शाओमी उसको पूछती है कि वो कहाँ खोया हुआ है। चैन बोलता है कि वो सोच रहा था कि दुनिया कितनी बदल रही है, स्टिल वो लोग अच्छे से खुश होकर पहले की तरह क्यों नहीं लाइफ जी सकते। वो बोलता है कि होंगजुन अभी बिल्कुल अलग इंसान है, और गुओ ने तो बीजिंग आने के बावजूद भी चैन को बताना ज़रूरी नहीं समझा। जिसके बाद हम फांगजी को देखते हैं, वो जब कपड़े धो रही थी तभी होंगजुन उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है। फांगजी पूछती है कि क्या सेलिब्रेशन है, जिस पर होंगजुन बोलता है कि चेन ने डिसाइन कर दिया है, वो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन वो ट्राई करेगा उसे कहीं और ज्वाइन करवाने का। तब फांगजी बोलती है कि इसलिए वो मना कर रही थी चेन को जॉब ऑफर करने से। होंगजुन कहता है कि फांगजी सही थी, अभी वो लोग बड़े हो गए हैं, और चेन की स्टबर्ननेस के कारण होंगजुन को बहुत ही दिक्कत होती है। फांगजी फिर बोलती है कि उसे पता चल गया है कि चेन को साथ में काम करता हुआ देखकर होंगजुन को फॉल आउट होने जैसा लगने लगा, तो उसने लीशन के साथ मिलकर चेन को फंसा दिया। फिर वो उसे एडवाइस करती है कि उसके लिए बेटर रहेगा कि वो खुद जाकर चेन को ये सब कुछ बता दे। ये सब बोलकर वो इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि होंगजुन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। वो तो अपने सही होने पर अड़ा रहता है। इसीलिए अगले दिन फांगजी खुद ही चेन से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ चेन बोलता है कि उसे फांगजी की बात मान लेनी चाहिए थी और इस स्क्वाड की जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। चेन बोलता है कि होंगजुन ने उसे सच बता दिया था कि फांगजी उन दोनों को साथ में काम करने देना नहीं चाहती। फिर वो बताता है कि कैसे फांगजी और शियान उसके 2 ऐसे क्लेवर और जीनियस दोस्त हैं जो भी फ्यूचर में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भाप लेते हैं और उसे आगाह कर देते हैं। फांगजी चेन को कहती है कि वो इस जॉब के चक्कर में डाउन फील ना करे और उसे मोटिवेट करती है। चेन भी यहाँ पर उसे बोलता है कि होंगजुन उसकी बात मानता है तो प्लीज़ उसे समझाए कि आगे वो कभी प्रमोट होने के बाद भी संभाल कर रहे, लाइफ की वियर्ड एक्सपेक्टेशंस और गलत संगत में वो ना पड़े। घर पर फिर जब फांगजी खाना खा रही थी तभी होंगजुन आकर उससे पूछता है कि वो उससे मिलने के लिए कॉलेज कैंपस आया था, पर वो उसे मिली नहीं, तो फांगजी बताती है कि वो चेन से मिलने गई थी। होंगजुन को लगता है कि फांगजी ने सब कुछ बता दिया, जबकि फांगजी बोलती है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और कहती है कि होंगजुन को अपनी मिस्टेक्स मानकर अपोलोजाइज करना सीखना चाहिए। पर होंगजुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि वो उसकी माँ बनना बंद करे। अगले दिन फिर नरेटर हमें बताता है कि फांगजी चेन से मिली थी, इसीलिए होंगजुन डरा हुआ था। तो अगले दिन चेन को मिलने के बहाने से वो जाता है। जब वो देखता है कि चेन तो बहुत ही चिल है, उसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो होंगजुन रिलीफ फील करता है। शाम को अब शाओमी चेन की हेल्प करती है पैकिंग करने के लिए, क्योंकि वो अपने कॉमरेड नाम से मिलने के लिए यूनान जा रहा था। चेन शाओमी को थैंक यू कहता है उसके साथ रहने के लिए और उसे इतना प्यार करने के लिए। वहीं बीजिंग में होंगलिंग का नया ऑर्केस्ट्रा में सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पर उसे ऑर्केस्ट्रा मास्टर में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एज यूजुअल उसके कॉम्पिटिटिवनेस के कारण वो दिन रात बस प्रैक्टिस ही करती रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहती है। एक दिन प्रैक्टिस करते करते वो बेहोश हो जाती है, और गो जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन स्ट्रेस के कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। गो को जब ये पता चलता है तो वो रो पड़ता है। फिर होंगलिंग के ऑपरेशन के बाद वो बोलता है कि इट्स ओके, इसके लिए वो होंगलिंग को ब्लेम नहीं करेगा। सीन फिर चेन पर आता है जो कि यूनान पहुंचकर डुआन से मिलता है। ये दोनों अब उसके पुलिस स्टेशन में बैठकर बात कर ही रहे थे। तभी डुआन पूछता है कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। चेन बताता है कि कैसे अभी उसके चाइल्डहुड बेस्ट बडीज बदल गए हैं और कैसे पैसे और पावर के लिए होंगजुन ने उसे गलत रिमार्क्स के अंडर फ्रेम करवा दिया और गुआ अपने बिजनेस में बिजी है।
बीजिंग आकर भी उसने उसे एक बार इन्फॉर्म नहीं किया। बातों बातों में फिर डुआन यहाँ पर उसे बताते हैं कि वो डायमंड मर्चेंट जिसकी उन लोगों ने पहले जान बचाई थी, वो अभी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और बोलता है कि वो बहुत टाइम से चैन से मिलना भी चाहता है। चैन बोलता है कि वो देखेगा कि मिलना है या फिर नहीं। चैन अब यहाँ से शियान की ग्रेव पर विजिट करता है और बोलता है कि वो उसके बीवी और बच्चों की फिक्र ना करे, उनका ध्यान चैन रखेगा और हर महीने वो उनको कुछ पैसे भेजता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रात में फिर जब डुआन और चैन डिनर के लिए मिलते हैं तो डुआन उस बिजनेसमैन को भी इनवाइट करता है खाने के लिए। चैन को देखकर वो उसे मिलकर उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल होता है और ये लोग साथ में डिनर करते हैं। चैन साइड में जाकर डुआन से उस पर्सन को इनवाइट करने का कारण पूछता है। तब डुआन बोलता है कि उसे पता है कि चैन बीजिंग में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लाइफ बिता रहा है क्योंकि अभी उसकी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है। तो वो सजेस्ट करता है कि इस पर्सन शियान को भी अपने ज्वेलरी बिजनेस का मार्केट बीजिंग में एक्सपेंड करना है, इसीलिए चैन को उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चैन बोलता है कि उसे तो ज्वेलरी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो डुआन बोलता है कि पहले वो उसका ऑफ़र सुन ले और बाद में अच्छे से डिसाइड कर ले कि उसे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। जिसके बाद हम गो को देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि उसे ऐसा क्या क्या करना चाहिए अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी में हेल्प करने के लिए। तब डॉक्टर उसे बताती है कि होंगलिंग को ऑलरेडी पता था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गो एकदम से शॉक हो जाता है और होंगलिंग को जाकर क्वेश्चन करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं यूनान में शियान और डुआन चैन को जेड और ज्वेलरी का सारा नॉलेज देते हैं और चैन काफ़ी फैसिनेट होकर उसे सुनता है। उसका इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। बहुत दिनों तक का वो वहीं रुकता है और फिर शाओमी को एक लेटर भेजता है ये बोलकर कि कैसे शियान और डुआन उसे एक नई चीज़ के बारे में बता रहे हैं और वो जब रेडी होगा तो बीजिंग में आ जाएगा। लेटर के आखिर में वो मेंशन करता है कि वो उसे काफ़ी मिस कर रहा है। शाओमी भी उस लेटर का रिस्पांस देती है और बोलती है कि वो भी रिहैबिलिटेशन सर्टिफिकेट और मेंस में पास हो गई है तो वो भी बाकी लोगों की हेल्प कर पाएगी और कहती है कि ऐसे ही वो दोनों साथ में मेहनत करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। फिर हम टियान को देखते हैं जहाँ पर उसकी शॉप पर कस्टमर्स की रेड पड़ती है। वो लोग टोबैको के केस में टियान को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाते हैं। ये देखकर टियान एकदम से शॉक हो जाता है। वो अपने स्टेटमेंट्स देकर आता है और यान भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो टियान का सपोर्ट करती है जहाँ पर वो बताता है कि यान टेंशन ना ले, वो सारी चीज़ें वाइंड अप करके घर में आता है। वहीं यूनान में चैन को काफ़ी सारी नॉलेज अब मिल चुकी थी। वो लोग फिर उसे बताते हैं कि बीजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्पोरेशन की हेल्प के साथ वो लोग अपना बिजनेस बीजिंग में एंटर कर सकते हैं। चैन बोलता है कि उसका एक दोस्त है जो कि वहाँ पर काम करता है तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर शियान और डुआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर बीजिंग में टियान की शॉप को सील करने वाले होते हैं तो वो जल्दी ही सेल लिखकर सारा स्टॉक बेच देता है और फिर शॉप में खड़े खड़े उसे देजावू होता है अपने स्टार्टिंग के डेज का इस शॉप के कि कैसे मिलकर उसने और यान ने शॉप को संभाला है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड यूप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।